गुड इवनिंग। उस दिन आमन पावल पढ़ा रहा था और दो पॉइंट्स पढ़ाने के बाद ही फ़ोन आ गया था, है ना। फिर मैं पूरे अटक गया। तो पहले दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट है तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट। तो अब परिणाम स्वरूप देखिए क्या हुआ कि अब सरकार नहीं बल्कि सरकारों का अध्ययन केंद्रीय विषय बन गया। अब डिसीजन मेकिंग चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हो रही है कि नगर पालिका में हो रही है कि व्यापार संघों में हो रही है, ये बिल्कुल किताबी भाषा में बोल रहा हूँ जो एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं, चाहे पोप की गुप्त सभा में हो रही है, बोर्ड के किसी कक्ष में हो रही है, इन सब का अध्ययन करना अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मेन टारगेट हो गया। इसमें नई अप्रोचेस आ गई, नई डेफिनेशंस आ गई, नए रिसर्च के उपकरण भी आ गए। और यहीं पर एक स्टूडेंट, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, मणिकरण, उसने क्वेश्चन पूछा था, जरा इसको भी फिर आराम समझना। नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल, मैंने कहा ना बहुत कठिन है शब्द, बहुत कठिन शब्द इसमें आएंगे। आदर्शात्मक और अनुभवासित। एम्पेरिकल मतलब अनुभवासित और नॉर्मेटिव मतलब आदर्शात्मक। मोटा मोटी समझें कि ट्रेडिशनल अप्रोच को हम कह देंगे आदर्शात्मक, नॉर्मेटिव, और मॉडर्न अप्रोच को हम कह देंगे एम्पेरिकल। अप्रोचेस अब चेंज हुई है ना। मैंने जैसे आपने अब समझा होगा कि जैसे आमन पावेल वाला जो पॉइंट उस वीडियो में 2 पॉइंट का छूट गया था, फिर स्वामी ने क्वेश्चन पूछा था, एक तो वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न दोनों देशों की संस्थाओं का विश्लेषण करिए, है ना। तब एक आप कंप्लीट कंसेप्ट निकाल पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का। फिर राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करिए, है ना। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जब आप पढ़ रहे हैं तो एक एक करके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को क्लियर कट समझिए। और फिर तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध स्थापित करिए। तो ये हो गया इसका मीनिंग कि राजनीतिक जब ये अध्ययन किया जाए तो इसका तुलना आधे मन से नहीं करना है। जितनी ज़्यादा चीज़ों को हम जोड़ सकें उनको जोड़ के कंपैरेटिव एनालिसिस हमको करना है। तो ये जब आप आंसर तैयार करेंगे तो ये कहीं ना कहीं तुलनात्मक राजनीति की अर्थ व परिभाषा हुई। ये 9-10 मिनट को सुन के पढ़ के, अब इंग्लिश वाले बताना जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं कहाँ पे दिक्कत हो रही है। इसका कुछ ये करीबन मान लीजिए आपका आधा पन्ना, 1 पन्ना इतना। फिर एक जो चीज़ जैसे मैंने बार बार कहा था, पापड़ चटनी अचार नहीं पूछा जा रहा है तो भी बता दो पॉइंट में, जो किताब में टॉपिक है, यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये अपने कोर्स में नहीं है, कोर्स अपना बड़ा सीधा है, अर्थ प्रकृति क्षेत्र, यहाँ पर उपयोगिता आ गई। कर्टिस कहते हैं तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द हार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस। अब कंपैरिजन जब आप करना प्रारंभ करते हैं, इसमें प्रमुख जो तत्व पहला है कि राजनीतिक व्यवहार को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉलिटिकल बिहेवियर, कई बार हम इसको वोटिंग बिहेवियर भी हम लोग पढ़ाते हैं एमए की किसी टॉपिक में। किसी भी जगह के लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, टफ है। इसमें बार बार जो मैं थोड़ा बहुत जो अध्ययन करता हूँ, देखिए दिल्ली की जनता लाजवाब जनता, दिल्ली को इसलिए लाजवाब कह रहा हूँ कि देखिए उनके 3 इलेक्शंस देखिए, वो जब, है ना, वो जब ऐसे लड़ेंगे, मैंने नगर पालिका का चुनाव होगा तो अलग ढंग से लड़ देंगे। जब उनके नगर निगम का चुनाव होता है दिल्ली का तो किसी को समर्थन दे देते हैं, वहाँ पे आम आदमी को हरा देते हैं। लोकसभा में फिर आम आदमी को हरा देते हैं, विधानसभा में आम आदमी को जिता देते हैं। आम आदमी तो आम आदमी पार्टी को, है ना। तो ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर बहुत टिपिकल हो रहा है ना,
जैसे आपने ना सिर्फ दिल्ली, आप छत्तीसगढ़ देखिए, लोकसभा के परिणाम देखिए, विधानसभा के परिणाम देखिए। विधानसभा में सूपड़ा साफ 18 में, 19 में फिर बीजेपी को शायद 4 या 5 सीटें मिली। तो जब भी आप कोई स्टडी करें तो पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी भी कर रहे हैं, तो इलेक्शन कौन सा है, क्या जनता जागरूक हो रही है? हमारी जागरूकता का लेवल अभी स्विट्ज़रलैंड के जैसा नहीं है, न्यूजीलैंड के जैसा नहीं है, ठीक है, बट हम उतने भी बेवकूफ़ भी नहीं है। इस देश की जनता ने बारंबार बताया, जबकि देश की जनता को मालूम है कि इलेक्शन के समय ध्यान भटकाया जाता है, दूसरी बातों को ला दिया जाता है, और नेता भी अपने प्रयासों में लगे रहते हैं, है ना। तो राजनीतिक व्यवहार को समझना पहला पॉइंट है ना। जैसे इस किताब में एग्जाम्पल देखिए, मार्क्सवाद सोवियत संघ में क्यों आया, है ना। भारत में लंबे समय तक एक दलीय प्रभुत्व क्यों बना रहा। तो जब तक आप इसकी डीपेस्ट स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप पॉलिटिकल बिहेवियर आप नहीं समझ पाएंगे। दूसरा, राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। ये मैंने उस दिन भी कहा कि इसको वैज्ञानिक कैसे बनाएंगे। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है अपना, आपने फर्स्ट ईयर में से पढ़ लिया, कुछ बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। तो आपको वही हमने कहा, रिसर्च करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, है ना। डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। अब डेटा करके फिर वो डेटा कैसे कलेक्ट होगा, आपके ऑब्जर्वेशन से होगा, आपके क्वेश्चन आयर से होगा, है ना। आप क्वेश्चन पूछेंगे लोगों से, 10 12 15 20 क्वेश्चन पूछेंगे, और बहुत सारे लोगों से पूछेंगे, अलग अलग उम्र के, अलग अलग जेंडर के, गांव के, शहर के। जब पूरा मिक्सड अप एक बड़ा सर्वे आप करेंगे तो आप कई बार कहने की स्थिति में आते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर ऐसा परिणाम हो सकता है ना। तभी आप देखेंगे कई सारे पॉलिटिकल पंडित्स की भविष्यवाणियाँ पूरी तरह से गलत हो जाती हैं। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल अभी दूंगा, अभी पर तब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी देखिए, बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, देखिएगा, पॉलिटिकल पंडित अपनी चोंच बंद रखते हैं ना, भैया ऐसे बोलना ठीक नहीं है। जनता के भाव को समझना बड़ा कठिन है। अभी आपके सामने कैमरा लगा दूंगा, आप कुछ का कुछ बोलना शुरू कर दोगे, कैमरा हटेगा कुछ और बात कर दोगे। जैसे कई बार देखिए, हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं और क्लास में बच्चा बड़ा डिसेंटली बैठा रहता है, एकदम शांत, और एक बार आप बाहर चले जाओ और तब तक इतना हल्ला गुल्ला कुचर पुचुर सब आपस में स्टूडेंट शुरू कर देते, दैट उस समय उनकी असली की उनको बोर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तब पता चलता है ना। तो ऐसे ही राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। तीसरा, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना, है ना, सिद्धांत का निर्माण भी करना है। अब आप ऐसे कुछ चीज़ें बनाइए जिससे हम संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को मोटे रूप से समझने में जो सहायता करे, है ना। तो राजनीतिक सिद्धांतों को लिख लीजिए, 2 भागों में बांटा जाता है, वही नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल, है ना। नॉर्मेटिव मतलब आदर्श मूलक, जिसमें कल्पना की बात की जा रही है, जैसे अपना प्लेटो का दार्शनिक राजा, ये आपके फर्स्ट पेपर में है, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लेटो का आदर्श राज्य, है ना। ये सब सारा उसके नॉर्मेटिव अप्रोच में। पर दूसरे स्टेप में जब आप आए, जब आप एम्पेरिकल बने, तो वैज्ञानिक तथ्यों के संकलन के लिए फिर राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में जाकर राजनीतिक आचरण का अवलोकन करना, है ना, सिद्धांत का प्रतिपादन करना। तो ये सब सारा हो गया, क्या हो गया, एम्पेरिकल। आज जिस प्रकार की स्टडी हो रही है विश्व में कहीं भी, ये सब सारी एम्पेरिकल हो रही है, अनुभाविक हो रही है, रिसर्च ओरिएंटेड हो रही है। आदर्श की बात थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई। जो सिद्धांत का निर्माण होता है, कुछ मोटे मोटे सिद्धांत बन जाते हैं, जैसे कि देश अगर संकट से गुजर रहा है तो सामूहिक नेतृत्व काम नहीं करेगा। जिस देश में निर्वाचित सरकारों की को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, वहाँ पे सैनिक हस्तक्षेप बढ़ सकता है। हर देश में नेतृत्व कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित रहता है
है ना। ये कुछ आपके मोटे राजनीतिक सिद्धांत हो गए, है ना, मोटे मतलब जिसमें हाँ जनरल आप मान सकते हैं। जैसे आपने कहा ना, हर देश में, जैसे इंडिया में गांधी परिवार है, या मैंने कल शायद का पता नहीं किस क्लास में कहा था कि 100 परिवार मैक्सिमम इस देश को चला रहे हैं, 100 से भी शायद कम ही होंगे। ऐसा हर देश में हाल है। अमेरिका का भी हाल वही है। ये सब धनाढ़ से धनाढ़ लोग, बुश, क्लिंटन अति धनाढ़ लोग हैं, ट्रंप वैसे ही था। तो गवर्नमेंट बाय द रिच फॉर द रिच, हर जगह कहानी है। तो आप एक बेसिक ट्रेंड देखेंगे। जैसे देखिए अभी लोग कह रहे थे बीच में, जब ट्रंप था, मोदी थे, मोदी हैं, प्यूटिन, जिनपिंग, ये सब लोग नो ऑपोजिशन कंसेप्ट में आ रहे हैं कि कोई ऑपोजिशन ही ना रहे। ट्रंप भी ऐसे ही कुछ कर रहे थे पर हार गए बेचारे। प्यूटिन को देखिए कमाल का आदमी है, डेमोक्रेटिक बोलते हैं अपने आपको, ऑपोजिशन ही नहीं है ना, ऑपोजिशन को कुचल के धर देता है। जिनपिंग तो फिर कम्युनिस्ट है, माने चाइना। मोदी जी का मैंने नो कमेंट्स ना, मोदी जी के भक्त बहुत सारे हैं, पर आप न्यूट्रली बात को समझना। तो ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों को पुनः प्रमाणित करना। ये देखिए रीवैलिडिफिकेशन। देखिए जब रिसर्च हम कहते हैं, रिसर्च शब्द ही निकल रहा है री प्लस सर्च से। सर्च, सर्च आप सबको मालूम है, सर्च ढूंढो, जस्ट सर्च माय पेन, सर्च माय शर्ट, सर्च माय एनी, सर्च माय हैंकी, व्हाटएवर। तो सर्च, नाउ दिस इज रिसर्च। रिसर्च जो ढूंढ लिया गया उसको दोबारा देखना, नए सिरे से देखना, नए एंगल से देखना। तो ये हो गया। तो रिवैलिडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो इतना पॉइंट हो गया, ये हो गया उपयोगिता। इसके बाद एक और लगेगा, शायद 2 और लगेंगे, क्योंकि टिपिकल है, बहुत कठिन है, ये भी लंबा ही जा रहा है। और मैं जान भी रहा हूँ कि तुम लोग लंबा सुनते शायद नहीं हो ना। मैं 10 मिनट के आसपास का ही एवरेज रखता हूँ सामने, इतने को जरा तुम लोग पूरा सुना करो, है ना। मैं सिर्फ पूरा, मैं कोई सामान बेच नहीं रहा हूँ, पूरा सुनोगे ना तो शायद थोड़ा सा घुसेगा दिमाग में। और मैंने जैसे कहा कि ये और उसका अध्ययन को पाकर बहुत झंझट वाला है, इसको आराम से समझना, ठीक है। चलो भेजूंगा इसको मैं।